नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतगणना की दी जानकारी। सभी जगह बढ़ाई गई काउंटिंग की टेबल। शाम 5 बजे तक 230 सीटों के नतीजे घोषित होने की कही बात। विजय जुलूस के रोड मैप पर भी है नजर। इंदौर में पूरी हुई मतगणना की तैयारियां। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया जायजा। सुबह 5 बजे से कर्मचारियों की होगी आमद। नेहरू स्टेडियम के आसपास धारा 144 और प्रतिबंधात्मक आदेश लागू। रीवा में समदड़िया बिल्डर्स के खिलाफ हुई शिकायत। 3 दिनों से रोकी अपने ही कॉम्प्लेक्स की बिजली पानी सुविधा। परेशानी रहवासी पहुंचे थाने। शिकायत के बाद बिल्डर्स के कर्मचारी का जवाब, ऊपर से आया आदेश। 2500 से ज्यादा छात्र छात्राओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। आधा सत्र बीतने के बाद भी उज्जैन में नहीं मिली बच्चों को 5वीं और 8वीं की मार्कशीट। राज्य शिक्षा केंद्र की लापरवाही पर अशासकीय शिक्षक संघ ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंदौर में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 दिसंबर को सुबह 5 बजे मतगणना कर्मियों का अंतिम रैंडमाइजेशन कर टेबलों का आवंटन किया जाएगा और सुबह 6 बजे सबसे पहले डाक मतपत्र का स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। इसके बाद बारी बारी से सभी स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गणना होगी और 8:30 बजे से ईवीएम से प्रारंभ होगी। मतगणना के लिए इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मतगणना संबंधित सभी व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पहले डाक मतपत्र और फिर 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना होगी। प्रशासन ने स्ट्रांग रूम के फुटेज LED पर जारी किए हैं। सुबह 5 बजे ही मतगणना कर्मियों को टेबल अलॉट की जाएगी और सबसे पहले डाक मतपत्र का स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। सारे स्ट्रांग रूम्स बाहर सब CCTV कैमरास लगी हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने बाहर है ना उस स्टेडियम के अंदर एक व्यवस्था किया हुआ है। कैंडिडेट्स, उनकी एजेंट्स लगातार है ना 24/7 है ना हमारे स्ट्रांग रूम्स को निगरानी है ना अभी भी रख सकेंगे। एंड उनके लिए एक बहुत बड़ा एक LED डिस्प्ले भी लगा हुआ है। उसमें सारे 9 स्ट्रांग रूम्स को हमने प्रॉपरली 24/7 विदाउट एनी इंटरप्शन हम लोग ने डिस्प्ले किया हुआ है। डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि मतगणना के लिए हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब तक सभी काउंटिंग ऑफिसर्स की 2 बार ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन सहित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इंदौर में सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गणना शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। इसके बाद बारी बारी से सभी स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और ईवीएम को मतगणना टेबलों पर लाया जाएगा। कहाँ तक काउंटिंग की बात है, उसके पहले कुछ है ना गतिविधियाँ है। जैसे है ना रैंडमाइजेशन है, हम लोग है ना काउंटिंग ऑफिशियल्स लगाते हैं, उसकी रैंडमाइजेशन हम फर्स्ट रैंडमाइजेशन पहले ही हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने उन सभी को है ना ट्रेनिंग से ना कर चुके हैं। अभी तक हमारी सारे काउंटिंग ऑफिशियल्स हैं, उसमें काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं और हमारी पूरी सीलिंग की स्टाफ हैं। सभी लोगों का हम लोगों ने 2 बार है ना ट्रेनिंग कर चुका है, मतलब 2 बार प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुका है। एक बार है ना कल ट्रेनिंग होगी, उसके पहले एक सेकंड रैंडमाइजेशन होगा। कल हम लोगों ने सेकंड रैंडमाइजेशन सभी हमारी हर विधानसभा के लिए काउंटिंग के लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त है। जैसे कि आपने चुनाव के दौरान देखे होंगे कि मतलब हमारी 9 विधानसभा के लिए 6 ऑब्जर्वर्स थे, बट अभी है ना हर विधानसभा के लिए काउंटिंग हॉल के लिए अलग से एक सेपरेट ऑब्जर्वर नियुक्त है। इस प्रकार का हमारी 9 ऑब्जर्वर्स है ना रहेंगे। उनकी समक्ष में कल 7:30 बजे सेकंड रैंडमाइजेशन होगा काउंटिंग ड्यूटी इन ऑफिशियल्स का। उसके बाद उनको हम लोग ने 11 बजे बुलाए भी हैं। सो विधानसभा वाइज है ना उनको अलर्ट हो जाएगा। तो कल ऑब्जर्वर के साथ साथ हमारी सारे काउंटिंग ऑफिशियल्स की एक ट्रेनिंग भी होगी। डीसीपी पंकज पांडे ने बताया कि नेहरू स्टेडियम स्थित मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। मतगणना स्थल में फोटो वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी, जबकि मतगणना केंद्रों की 100 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल, सेल्यूलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगा।
फर्स्ट ईयर जो है हमारा 100 मीटर बाहर रहेगा और सेकेंड ईयर जो है कैंपस जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमने सेकेंड मिडिल कॉर्डन हमारा जो रहेगा सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर है जो अंदर बिल्डिंग है जिसमें कि मतगणना कक्ष है, स्ट्रॉन्ग रूम है, सारे हैं। बहरहाल अब इंतजार है 3 दिसंबर की सुबह का, जब सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। 3 दिसंबर की सुबह से प्रदेश का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा। चुनाव आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। मतगणनाओं के चलते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राजन ने कहा कि हर विधानसभा की गणना के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। एक विधानसभा की गणना के लिए लगभग 14 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें संख्या ज्यादा है। मत फीसद अधिक होने के कारण प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर 14 से ज्यादा टेबल भी लगाई गई हैं। काउंटिंग टेबल बढ़ने का उद्देश्य ये है कि जल्द से जल्द मतगणना संपन्न की जा सके। उन्होंने कहा है कि तय व्यवस्था के अनुसार सिर्फ 5 घंटों के भीतर ही प्रदेश भर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सुबह 8 बजे से गणना शुरू की जाएगी। डाक मतपत्र के रिजल्ट भी तत्काल ही घोषित किए जाएंगे। ये 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना होगी। मतगणना के सभी इंतजाम पुख्ता तरीके से तैयार कर लिए गए हैं। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक वहां पहुंच गए हैं। उनकी देख रेख में ये मतगणना 3 तारीख को होगी। परिणाम के लिए एक तो जो हमारी वेबसाइट है उस पे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एक results.eci.gov.in है, हम उसका विज्ञापन भी तैयार कर लिया, हम लोगों ने अभी दे देंगे, जो भी आ जाएगा या ग्रुप पे डाल देंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। रीवा की बेशकीमती जमीनों पर बिल्डिंग निर्माण करने वाले समदड़िया बिल्डर्स की मनमानी का मामला सामने आया है, जिसके द्वारा बिना किसी सूचना के न्यू बस स्टैंड स्थित समदड़िया कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों के लिए लिफ्ट, पानी और बिजली की सुविधा को बंद कर दिया गया, जिससे वहां रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। जिसके बाद कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों ने मामले की शिकायत भी थाने में दर्ज कराई है। रीवा में एक से एक बेशकीमती भूमि पर निर्माण कर रहे समदड़िया बिल्डर से अब उसी के परिसर में रहने वाले लोग परेशान हो गए हैं और शिकायत लेकर थाने पहुंचे हैं। यह शिकायत अंतरराज्य बस स्टैंड में स्थित समदड़िया कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों ने की है। पुलिस में की गई शिकायत पत्र में कहा गया है कि वह समदड़िया कॉम्प्लेक्स के निवासी हैं, जिन्हें मकान देते समय सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन बीते 3 दिनों से परिसर की लिफ्ट, पानी और लाइट बंद कर दी गई है। इस संबंध में जब समदड़िया कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि ऊपर से आदेश है। हम लोग समदड़िया फ्लैट में फ्लैट लिए हैं, कुल 44 फ्लैट हैं, जिसमें सबका 1-1 लाख रुपए ऑल लाइफ मेंटेनेंस के लिए जमा किया गया था, जिसमें लिफ्ट, स्वीपर, हर तीसरे साल बिल्डिंग की पुताई, मरम्मत, ये सब उसमें इंक्लूड है। पानी, कॉमन एरिया की सफाई, लिफ्ट। लेकिन ये 3 दिन से बिना सूचना दिए 29 तारीख को सुबह 6 बजे से न सिक्योरिटी आया, न लिफ्ट बंद है, लाइट काट दिए, रात में लाइट नहीं जला रहे हैं। और जब इनके कर्मचारियों से संपर्क किया गया तो बोले हमारे यहाँ ऊपर से बिल्डर का आदेश है कि आप सब चीज़ बंद कर दो। बीते 3 दिन से परेशानी झेल रहे लोगों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करते हुए समदड़िया बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एक आवेदन दिया है लिखित में कि मैनेजमेंट ने जो है उनका जो पानी का कनेक्शन है और बिजली वगैरह का सप्लाई काट दिया है, जिसके कारण समस्या हो रही है। ऐसा आवेदन दिया है, उसकी जांच करके हमें संभव प्रयास होगा करेंगे। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि बिल्डर के कार्य रीवा सहित अन्य जिलों में होने के कारण यह हो रहा है कि वे स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं और उनके कर्मचारी किसी भी तरह की बातें सुनने को तैयार नहीं हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद समीम की रिपोर्ट। दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित दिव्यांग बच्चों के छात्रावास में 2 दिन पहले दृष्टिबाधित 9 वर्षीय छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जांच करने राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे दमोह पहुंचे। उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण किया और कहा कि इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। इसीलिए उन्होंने डीपीसी मुकेश द्विवेदी और एक एपीसी को सस्पेंड करने के लिए कलेक्टर से कहा है।
आपको याद होगा कि 2 दिन पहले इस छात्रावास में रहने वाले एक 9 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें कोतवाली पुलिस ने आरोपी चौकीदार पर एफआईआर दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला तूल पकड़ा तो राज्य बाल आयोग के सदस्य दमोह पहुंच गए। उन्होंने अपनी जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दोषी बताया है और रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस लापरवाही के लिए उन्होंने दमोह डीपीसी और एपीसी को सस्पेंड करने के लिए कलेक्टर से कहा है। दमोह में शिक्षा विभाग के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्पेशल नीड और केयर बच्चों के लिए छात्रावास का चलता है और पिछले 2 दिन पूर्व जो घटना हुई वो बड़ी दुखद भी है और शर्मसार करने वाली घटना है। आज उसकी निरीक्षण के लिए आयोग की ओर से मेरे साथ में आयोग के सदस्य ओंकार सिंह जी भी उपस्थित है। हम दोनों ने ये पाया है कि वहाँ पर जो प्राथमिक तौर पर जो बच्चों के लिए सुरक्षा और इंतज़ाम होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है और ये शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही है। इसीलिए मैंने अभी कलेक्टर को बोल करके वहाँ के डीपीसी और एपीसी दोनों को सस्पेंड करने के लिए निर्देशित किया है और वहाँ जो भी अन्य असुविधाएं मिली, जैसे सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वाल वगैरह ये इसमें कमी पाई गई और जो अंदर का स्टाफ है उस स्टाफ की भी कुछ जो लापरवाही है उसके अंतर्गत अभी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। डीपीसी मुकेश द्विवेदी का कहना है कि छात्रावास नियम अनुसार और पूरे सुरक्षा तरीकों से संचालित किया जा रहा था, उसमें उनकी कोई लापरवाही नहीं है। जो घटना हुई है वह दुखद है और यदि इसमें कोई दोषी है तो वहां मौजूद कर्मचारी दोषी है। विभाग की तरफ से तो हमने पूरा व्यवस्थित वहाँ पे चलाया है। जितने कर्मचारी जिस नियमानुसार समिति के द्वारा रखे जाने थे वो रखे हुए थे और इतना व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई हैं विभाग की तरफ से। अब ये अचानक से घटना घट गई, इसमें विभाग के वहाँ जो लोग थे उसकी त्रुटियां हैं वो देखेंगे। आप चूँकि वहाँ लीड कर रहे हैं इसलिए जवाबदेही आपकी भी बनती है, तो फिर नहीं तो मेरी तरफ से जो कहीं कोई कमियां नहीं रखी गई हैं। आप जाकर के स्वयं हॉस्टल देख लीजिए, व्यवस्थाओं में कहीं कमी नज़र नहीं आएगी और व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं वहाँ पर। इस मामले में छात्रावास के सभी बच्चों की काउंटिंग करने के लिए एक्सपर्ट भी बुलाए जा रहे हैं, जो यह पता करेंगे कि कहीं इसमें पहले तो किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र की लापरवाही से 5वीं और 8वीं के पास हुए छात्र मार्कशीट के लिए परेशान हो रहे हैं। उज्जैन जिले के 2500 से ज्यादा बच्चों को अब तक अंक सूची नहीं मिल सकी है। उज्जैन में लगभग 450 स्कूलों के 25,000 से अधिक छात्र एवं छात्राएं 5वीं और 8वीं पास कर अब तक मार्कशीट के लिए परेशान हो रहे हैं। अशासकीय साला संभागीय अध्यक्ष SN शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा परिणाम को आए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो बच्चे 5वीं और 8वीं पास कर चुके हैं उनकी अंक सूची नहीं आ पाई है। पेरेंट्स स्कूल में मार्कशीट के लिए चक्कर काट रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र को लेटर भी लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अतिरिक्त शुल्क के रूप में 150 रुपए जमा करने की बात कही जा रही है, जबकि नियम है कि परीक्षा फॉर्म भरवाते समय ही सभी प्रकार के शुल्क राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जमा करवा लिए जाते हैं। सर, शासकीय सलाह संगठन द्वारा हमारे द्वारा कई बार ज्ञापन दिए गए। यहाँ पे शिक्षा अधिकारी को, डीपीसी को दिए, राज्य शिक्षा केंद्र को हमने उनके मोबाइल के ऊपर भी भेजा है हमने ये कि वे बच्चों को मार्कशीट अवेलेबल करी जाए। अभी कम से कम नहीं तो 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया परीक्षा हुए और अभी भी बच्चों के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। पेरेंट्स इतना दबाव बनाता है बार बार आके, कई बार तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। अब राज्य शिक्षा केंद्र ने जो अभी आदेश दिया था कि 5वीं और 8वीं की मार्कशीट के लिए आप 50 रुपये और 100 रुपये जमा करें, उसके बाद वो लिंक आपको खोली जाएगी। मगर वो पैसे जमा करने के बाद भी लिंक नहीं खुल रही है और पैसा लेना भी एक गलत बात है।
सर एक तो बोर्ड वालों ने पोर्टल वो खुल नहीं रहा है, बराबर हमको संपर्क कर रहे हैं, कहीं से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऊपर से जब स्कूल में संपर्क करते हैं वो कहते हैं वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से बात करिए, तो हम बीच में ही इधर अदर में हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि हमको कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। जो जितने भी योजनाएं हैं, जब बच्चों की मार्कशीट नहीं मिलेगी तो हम कहाँ प्रूफ करेंगे कि हमारे बच्चे क्लियर हुए हैं। मार्कशीट न मिलने से बच्चे अगली क्लास में नहीं जा पा रहे हैं, जिनसे उनका साल खराब होने की कगार पर है। वहीं राज्य सरकार की योजनाओं का भी उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। अशासकीय शिक्षा संघ ने सभी बच्चों के परिजनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक। शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस में ओबीसी महासभा, कुशवाहा समाज और भीम आर्मी ने मिलकर चक्रामपुर हत्याकांड के मामले में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से नरवर थाना प्रभारी पर गलत तरीके से कुशवाहा समाज के लोगों को फंसाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप के साथ ही नरवर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। पिछले दिनों चक्रामपुर में हुए दो पक्षों के खूनी संघर्ष में एक पक्ष मुन्ना भदौरिया सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने 16 लोगों का नाम दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इन सब की गिरफ्तारी में ग्राम पंचायत के सरपंच सूरज सिंह कुशवाहा और कुशवाहा समाज के नेता ने सहयोग किया था। इसके बावजूद मृतक के परिजनों द्वारा सूरज कुशवाहा सहित कुछ लोग जो घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्हें भी झूठे केस में फंसाया जा रहा है। राजेश कुशवाहा ने कहा कि पूर्व में भी मृतक के परिजनों ने दिनेश कुशवाहा पर भूरा राजेश भदौरिया ने गोली चलाई जो उसके सीने में लगी थी। गोली सीने के आर पार हो गई। उस वक्त आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत कार्रवाई तो की गई, लेकिन थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा आरोपी भूरा और राजेश भदौरिया को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं नरवर थाना प्रभारी के द्वारा भदौरिया परिवार को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया गया था, जिसके कारण बड़ी वारदात हुई है। अभी आपने जब मुन्ना भदौरिया जब मरे तो यहाँ पे आपने चक्का जाम किया, आचार संहिता लगी है, अलीगल तरीके से चक्का जाम किया। कितने लोगों पे एसपी साहब ने एफआईआर की? कुछ नहीं है। कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कुछ परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। हम चाहते हैं 15 दिन से जो हमारी मवेशी हैं, भूखी प्यासी हैं, गाँव में पलायन कर चुके हैं हमारे लोग, हम बाबा साहब के अन्यायी हैं और कानूनी तरीके से चाहते हैं नियमानुसार के हमारे लोग अपने घरों पर रहें और कानून जो सजा दे, जो दोषी हैं हम नहीं रोकेंगे उनको, दोषी हैं उनको फांसी चढ़ाए, जेल भेजा है, लेकिन निर्दोषों को अगर आपने टच किया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। 17 नवंबर को हुई घटना के बाद से ही गांव में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अब मृतक के परिवार और भदौरिया समाज के द्वारा कुशवाहा समाज के लोगों के साथ मारपीट और गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कुशवाहा समाज के लोगों को जबरन झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इसलिए अगर 5 दिनों के अंदर नरवर थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। पेट्रोलियम कंपनियों की गाइडलाइंस के अनुसार पेट्रोल डीजल क्रय करने हेतु पंप पर आने जाने वाले वाहनों में निःशुल्क हवा भरने, शुद्ध पेयजल देने की व साफ सुथरा सुविधा दर उपलब्ध कराने के साथ एक शिकायत पुस्तिका की सुविधा प्राप्त करना उपभोक्ताओं का अधिकार है। गाइडलाइंस के अनुसार पेट्रोल पंप संचालक को कंपनियों के साथ होने वाले अनुबंध में उपभोक्ताओं की सुविधा मुहैया कराए जाने का वादा करते हैं, लेकिन ग्राहकों को निःशुल्क सुविधाएं देने का वादा झाबुआ जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंपों में देखने को नहीं मिल रहा है। झाबुआ पेट्रोल डीजल उपभोक्ता निःशुल्क सुविधा न मिलने पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। झाबुआ के उपभोक्ताओं का कहना है कि एक तो महंगाई की मार, ऊपर से पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी, ऐसे में उपभोक्ता परेशान होते हैं। मानकों के मुताबिक पेट्रोल पंप पर वाहन की मुफ्त में हवा जांच और भरवाने की सुविधा के साथ शुद्ध पेयजल तथा प्रसाधन जैसी अति आवश्यक सुविधा उपभोक्ता को दी जानी होती है, लेकिन झाबुआ नगर के अधिकतर पंपों पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधा पूरी तरह से बंद है। मानकों का ताक में रख पंप संचालक और कंपनी के अधिकारी मौज में हैं। एक व्यक्ति के द्वारा की गई इस विषय पर शिकायत के बाद एसडीएम एनएस विश्वकर्मा ने बताया कि जहां कहीं भी इस तरह की शिकायत होगी वहां एक टीम गठित करके आवश्यक जांच के बाद दिशा निर्देश दिए जाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप डीलर है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो वहाँ आने वाले ग्राहक हैं उनके लिए एक तो हवा, पानी, शौचालय, इन सब चीज़ों की उसको व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं तो हम एक टीम गठित कर रहे हैं हमारे राजस्व अधिकारियों के साथ में, जिसमें फूड इंस्पेक्टर भी रहेंगे
और वो टीम गठित करके हम उनकी सभी जगह की जांच करवाएंगे। जहां कहीं भी ऐसा पाया जाता है तो उनको हम निर्देशित करेंगे कि वो इसको कंप्लीट करें, और इसके बावजूद भी यदि वो उसको ठीक नहीं करते हैं, जो कमियां हैं पूर्ति नहीं करते, तो फिर निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम। लाइसेंस प्रथा बंद होने के बाद कंपनी का दायित्व बनता है कि वह पंप संचालकों को सुविधाओं के नाम पर खाना पूर्ति करने से रोके तथा उपभोक्ताओं का ध्यान रखे। ऐसे में सुविधाहीन पंपों पर कंप्रेशन और हवा भरवाने के उपकरण तक नहीं है। अगर किसी पंप पर है भी तो वह 100 पीस के रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार पेयजल व शौचालय की सुविधा से भी उपभोक्ता वंचित है। पेट्रोल पंप पर जहां शौचालय बने हैं उनमें गंदगी का भरमार है या शौच जाने लायक स्थिति में नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी से महिलाओं को 2-4 होना पड़ रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए झाबुआ से भूपेंद्र भरमंडलिया की रिपोर्ट। जेएस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आदिवासी नेता रामदेव ककोड़िया ने वन विभाग की टीम के सामने आत्महत्या की कोशिश की। जहर पीने के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वे आईसीयू में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश के एक देवास जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ जेएस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं आदिवासी नेता रामदेव ककोड़िया ने वन विभाग की टीम के सामने आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि घटना उस समय की है जब वन विभाग की टीम रामदेव के आधिपत्य की जमीन पर कार्यवाही करने पहुंची थी। जब कार्यवाही की जा रही थी तब रामदेव ककोड़िया ने वन विभाग की टीम के सामने कीटनाशक जहर पी लिया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आदिवासी नेता ने वन विभाग की टीम पर प्रताड़न का आरोप लगाया और सभी के सामने कीटनाशक पी लिया। घटना के बाद जिले के आदिवासियों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस मामले में वन विभाग ने प्रताड़न के आरोप में खंडन करते हुए कहा कि हम अतिक्रमण की जमीन को मुक्त कराने गए हुए थे। जब रेंज अफसर हमारी खातेगांव वंदना ठाकुर वहाँ गई थी मौके पे, तो वहाँ उसने बताया कि वो सर उसने जो है हकाई जुताई कर दी। जब उनने इससे बात भी की तो उनने ये कहा कि बोले साहब पहले मुस्लिम लोगों का आप अतिक्रमण हटा दो तो मैं जो है अपना हटवा लूँगा। उसी कार्यक्रम में इससे बात करते हुए फिर प्रशासन को अपन ने चिट्ठी पत्रिका लिखी, डीएफओ साहब को सूचना दी, सभी को सूचना देते हुए दल गठित करके सभी को भेजा। आज वो कार्रवाई करने गए तो फिर ये जो है एक दवाई की शीशी लाए ताकि वो कार्रवाई रुक जाए और उन्हें पी ली। बताया ये भी जा रहा है वन विभाग की टीम हरन गांव में रामदेव ककोड़िया के आधिपत्य की जमीन छीनने पहुंची थी। वन विभाग के लोग जेसीबी से उनके खेत में गड्ढे कर रहे थे। आदिवासी नेता रामदेव ककोड़िया ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। इतना ही नहीं, ककोड़िया ने कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया लेकिन जेसीबी को नहीं रोका गया। तंग आकर उन्होंने टीम के सामने ही कीटनाशक पी लिया। साथियों, ये मेरा अतिक्रमण है काफी समय से और लगभग इस अतिक्रमण में मेरे ऊपर 25 से 15 से 20 प्रकरण विभाग ने लगाए हैं और हमेशा मुझे 10 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं, 20 साल से सतत प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि मैं इस जमीन पे एक केस भी जीत चुका हूं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवास से अमित शर्मा की रिपोर्ट। जबलपुर की बदमाश अनिराज नायडू का शाम को मढ़ोताला थाना अंतर्गत कंठोदा के पास स्थित एक तालाब में तैरते हुए शव मिला है। अनिराज नायडू के खिलाफ जबलपुर ही नहीं आसपास के कई जिलों में संगीन अपराध दर्ज है। जबलपुर में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद से लगातार अनिराज नायडू फरार चल रहा था। माड़ोताल के पास तालाब में अनिराज नायडू का शव मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी दोनों हाथों में लिखे टैटू के आधार पर शिनाख्त किया है। माड़ोताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकल का कहना है कि अनिराज नायडू का शव मिला है। इसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अनिराज नायडू की मौत कैसे हुई है। करीब 4 से 5 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। माड़ोताल थाना प्रभारी ने बताया कि अनिराज नायडू के एक हाथ में साई तो दूसरे हाथ में अनुषा लिखा हुआ था। टैटू के आधार पर ही उसकी शिनाख्त की गई है। आज दोपहर में कठौंदा सीवर प्लांट के तालाब में एक अज्ञात मृतक का शव प्राप्त हुआ था। शव प्राप्त होने के बाद जिसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए, जो इस मृतक की शिनाख्त अनिराज उर्फ अन्ना के रूप में की गई है, जो रसल चौक थाना ओमती क्षेत्र में निवास करता था और मर्ग कायम किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अनिराज नायडू जबलपुर का खूंखार बदमाश था जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट सहित कई संगीत अपराध जबलपुर के ओमती, विजयनगर, कोतवाली सहित कई थानों में दर्ज थे। हाल ही में तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने अनुराग नायडू पर
10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर तालाब में डाल दिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।